26 जून की सुबह सूरज तो निकला, लेकिन वो आजाद भारत के इतिहास में सबसे घना अंधेरा लेकर आया। विपक्ष के तमाम नेता सीखचों के पीछे थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी या फिर मधु दंडवते। विपक्ष के किसी नेता का नाम आप लीजिए, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। देश भर में लाखों लोगों पर दमन का चक्र चला था, उत्पीड़नों का दौर चला था। जो लोग आंदोलनों में सक्रिय थे, जो लोग सरकार की पकड़ में नहीं आए थे, सरकार जिन्हें पकड़ने में नाकाम रही थी, उनके परिवार वालों को यातना का दौर झेलना पड़ा था। ऐसा ही मामला था समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज का। जब आपातकाल लगा तो वो उड़ीसा के गोपालपुर में थे और वहीं से भूमिगत हो गए। लेकिन उसके बाद उनके परिवार वालों पर किस तरह के जुल्म ढाए गए, ये बयां करना बेहद मुश्किल है। आपातकाल के ठीक पहले जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल हुई। रेलवे के 17 लाख कर्मचारियों ने जॉर्ज के आह्वान पर काम ठप कर दिया। देश भर में जॉर्ज क्रांति की मशाल थामे लाखों युवाओं के हीरो बन गए। सरकार जॉर्ज के उभार को खामोशी के साथ देख रही थी। उन पर लगातार निगाह बनी हुई थी सरकारी खुफिया एजेंसियों की। आपातकाल लगा, गिरफ्तारियां शुरू हुई, लेकिन जॉर्ज खुफिया विभाग को धता बताते हुए भूमिगत हो गए। और फिर शुरू हुई उनकी खोज। जॉर्ज नहीं मिले। अब पुलिस वालों ने अपना पूरा गुस्सा उनके परिवार पर उतारना शुरू किया। जॉर्ज साहब के परिवार को पुलिस वालों ने कर्नाटका में बहुत तकलीफ दिया। देवराज अरसू का सरकार हुआ और इंदिरा गांधी के कहने पे उनकी माँ शायद 67 इयर्स की थी। उनको बाकी बेटों को पकड़ के बोला और सबको जेल में डाल दिया और बोले कि आप बताएंगे नहीं जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ है तो हम आपकी माँ को आपके सामने रेप करेंगे। फिर भाई को जेल के अंदर इतना मारा कि उनके अंत तक उनका एक कान खराब हो गया था, लंगड़ा के चलते थे। तो ऐसे ऐसे पूरा परिवार को तबाह किया। उनके भाई लॉरेंस फर्नांडिस और माइकल फर्नांडिस को सहने पड़े अत्याचार। दमन और जुल्म के चक्र से कोई नहीं बच पाया। उस दौर में जिसने भी इसका विरोध किया उसे कुचल कर रख दिया गया, चाहे पत्रकार हो, नेता हो, छात्र हो या सामाजिक कार्यकर्ता। हर कोई पुलिस के अत्याचार का शिकार हुआ। तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जितने संवैधानिक मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं उसे भी इमरजेंसी के दौरान समाप्त कर दिया। इतने से ही सरकारी तानाशाही संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि प्रेस की सारी आज़ादी छीन ली गई और जो अखबार, जो समाचार पत्र कुछ साहस दिखा रहे थे उनको टेक ओवर कर दिया, उनके स्वामित्व को समाप्त कर दिया। क्योंकि मैं जब जेल गया था तो मेरा पेन, मेरी घड़ी जो है वो पुलिस ने ले ली थी सुपरदारी पे। तो मैं 2-3 हफ्ते बाद जब मैं तीसरी गया उसको लेने कचहरी से, तो वहाँ पुलिस इंतजार कर रही थी मेरा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ चलिए भाई, मीसा का वारंट है। तो फिर हम फिर चले गए तिहाड़। तो फिर रहे 10 महीने जेल में रहे, अपना खाते पीते थे। तो जो दुख था, जो कष्ट ज़्यादा होता था, क्योंकि मेरे पहली जो लड़की हुई वो 26 जून को इमरजेंसी लगी, 22 जुलाई को जो है मेरी बेटी हुई। तो पत्नी को
वो आके हर हफ्ते आना, पत्नी की बहन भी, स्वामी जी की बहन। सुबह के समय उन्होंने टॉर्चर शुरू किया। जो सहाय एसपी थे उनके सामने मुझे पहले तो पीठ पर मुक्के मारने शुरू किए 2-3 पुलिस वालों ने, लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद टॉर्चर का दूसरा रास्ता शुरू किया, जिसमें ज़मीन पर लिटाकर पैर के तलवे ऊपर करके पैर के तलवों पर डंडे मारे गए। इसके बाद तीसरा कदम शुरू हुआ, जिसमें जैसे फुटबॉल की बॉल को सब तरफ से लोग किक मारते हैं, उस तरह से मारने का शुरू हुआ। चौथा स्टेप था जिसमें एक चमड़े का टुकड़ा लेकर उसको हिप्स पर मारते हैं, हाथ पैर बांधकर और 2 कुर्सियों के बीच में डंडा डाल के उसमें लटका देते हैं, और लटकाने के बाद आपको झुलाते हैं, और उसके बाद भी आदमी ना टूटे तो सिर ऊपर होता है तो उसमें नाक में पानी डालते हैं जिससे आप सांस ना ले सकें। RNG साहब का रोल, रामनाथ गोयनका का रोल बहुत ही ह्यूमन था। उन्होंने मेरे को जब कुलदीप को अरेस्ट किया तो मेरे को टेलीफोन किया कि तुम घर में हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। उनके नहीं, अभी आप उठे हैं हार्ट प्रॉब्लम से, मेरे यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो आप प्लीज़ तकलीफ़ ना करो। इसे तुम कहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं। तो घर में हो? मैंने कहा। Then he reached and he said, देखो हमने आपकी तरफ से हैबस कॉर्पस डाल दिया है, आपके लिए आप उनसे मिलिएगा। मेरे मैनेजर को मैंने दे दिया है कि आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, गाड़ी भी आपके पास रहेगी, गार्ड भी रहेगा। आपको पता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो थोड़ी ख़राब है, पर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आपको हर महीने के शुरू में पैसे मिल जाएंगे। बगदाद जेल में तो मेरे परिवार को काफ़ी परेशान किया। मेरी पत्नी रेलवे डॉक्टर, उसको भेज दिया पाकिस्तान, सीमा भेज दिया उसको, और छोटी बच्ची बेटी थी, उसको ननिहाल चलेगी नाना के पास। परिवार मेरा छिन्न भिन्न हो गया, मैं जेल में और पत्नी और सब बच्चे बिखर गए। तो उसके बाद यातना का दौर शुरू हुआ। जब मुझे बेंगलोर लोग ले गए वहाँ तो बहुत ही क्रूर थे लोग, पुलिस का जुल्म बहुत था। अब वो सवाल पूछे, मैंने कहा अगर मुझे जवाब आता भी हो तो आपको नहीं दूंगा जवाब मैं, तो क्यों दूँ? जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ छुपे हुए हैं, तुम लोग का प्लान क्या था और क्या क्या करना चाहते थे वगैरह वगैरह करते हैं। तो 2-3 घंटा मुझे खड़ा रखना बिना कुर्सी के। काले में सभी जगह डिस्कशन करते थे कि हमारा देश ऐसा बनना चाहिए जो कोई भूखों ना मरे, कोई भूखों ना सोए, भूखा रह के ना सोए। तो ये सपना था हिंदुस्तान बनाने में, और इसी सपने के आधार पर 1974 आंदोलन का प्रक्रिया शुरू होता है, जिसमें हम लोग उसमें शामिल है। हमारी उम्र आप सोचिए कितना था, सबसे कम उम्र का मिनिस्टरी कमेटी के लोग थे, हम थे। और मेरी 27 को गिरफ्तारी, नागार्जुन ने कविता लिखी कि अब्दुल गफूर मस्त है सत्ता के खेल में, अख्तर हुसैन बंद है पटना की जेल। I was in prison for 1 year, of which I spent 3 months at Chennai Central Jail. We were sympathetically tortured and beaten brutally, black and blue, up by those who were convicted for murder. 12 दिसंबर को हम लोग गए, मतलब घर में पता लगा कि हमारा एक अकेला बेटा है और उसको मतलब ले गए पुलिस उठा। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मेरे को बड़ी हिम्मत रही कि वो गया तो कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमको भी जाना है। तो 12 दिसंबर को मेरे को वो छोड़ के आए चांदनी चौक, और जब हमको चांदनी चौक में बहुत सी लेडीज़ भी दिखी तो वो उठा के पुलिस हमको ट्रक में डालते गए। तब भी हम नारे लगाते गए इंदिरा गांधी मुर्दाबाद करके। तो उनको वो बोले कि चुप रहो। हम चुप भी नहीं रहे और हमको जेल में ले जाके बंद कर दिया कोठरी में। आपातकाल के दौर में लोगों पर तरह तरह से जुल्म ढाए गए, तरीके अलग अलग थे। देश भर में आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए एक अनोखा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया, नसबंदी का, जबरिया नसबंदी का।
जवरिया नसबंदी करने के दौरान देश भर में पुलिस ने फायरिंग की, गोलियां चलाई, लोग मारे गए। ऐसा हर जगह हुआ, देश भर में ऐसा हुआ। ऐसा मुजफ्फरनगर में भी हुआ, ऐसा मेवात के नूह में भी हुआ। मुजफ्फरनगर दिल्ली से सिर्फ 120 किलोमीटर है और नूह तो उससे भी पास है, सिर्फ 70 किलोमीटर। राजधानी दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर बसा मुजफ्फरनगर का खालापार। तारीख 18 अक्टूबर 1976, शाम के 4 बजे। खालापार गांव में सूरज ढलने ही वाला था, लेकिन ढला नहीं, मानो उस पर ग्रहण लग गया। अचानक चारों तरफ भाग दौड़ और बेचैनी मच गई। दनादन गोलियों की आवाज गूंज उठी, चारों ओर चीख पुकार मच गई। हम वहीं खड़े हो गए, एक मीनाक्षी टाकीज के पास ही बराबर में। मेरे पास जो था यहाँ एनसीसी में मिलिट्री का एक मेरा जानने वाला था, वो भी खड़ा हो गया, और भी 50-100 आदमी वहाँ खड़े थे। तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ जो है हा हुल्ला मची और पथराव शुरू हुआ, और इधर से इन्होंने ये जो है आंसू गैस छोड़नी शुरू कर दी। और इसके छोड़ते ही गोलियाँ सीधी डायरेक्ट गोलियाँ चली। तो ये जो एनसीसी में मिलिट्री वाला था उसने कहा, वकील साहब भागो, घर को चलो, यहाँ तो डायरेक्ट हो रहा, नाश होगा। खालापार की सुनसान सड़कें लाशों और खून के छींटों से सन गई। आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ? कौन लोग थे इसके पीछे? दरअसल हुकूमत ने खालापार में नसबंदी का फरमान भेजा था। हुक्म की मुखालफत में भीड़ जमा हुई थी, उसमें बच्चे भी थे, नौजवान भी। अचानक पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी और पल भर में 25 लाशें बच गईं। उनमें 6 मासूम बच्चे थे। यहाँ के जिम्मेदार लोग ये चाह रहे थे कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए और फोर्सफुली जो है लोगों के ऊपर नसबंदी ना ला दी जाए। लेकिन इसी बीच में जब वो गुफ्तगू चल रही थी, वार्तालाप चल रहा था, तो कहीं से कोई डला आ गया जो कि फोर्स डीएम साहब के आके लगा। डीएम साहब जो उस वक्त थे विजेंद्र यादव, उन्होंने कानून का पास ना रखते हुए डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद भी वे रुके नहीं। जिस घर से जनाजे उठने वाले थे, उसी घर से गिरफ्तारियां भी हुई, ताकि हुकूमत के खिलाफ आवाज न उठे। कुछ ही नसीब वाले परिवार थे जिसने अपने हाथों से जनाजों को सुपुर्दे खाक किया। बाकी लाशों के नामो निशान मिटा दिए गए। यादें जिंदा रहे, इसके लिए शहीद चौक बना दिया गया और 25 लोगों के नाम उन यादों के साथ चस्पा कर दिए गए। नसबंदी जबरन की जा रही थी, एक पक्ष की ज्यादा कार्रवाई की जाती, उठा कर उनको लेके जाया जा रहा था, तो जिसकी वजह से रोष बढ़ता गया। और विजेंद्र यादव जब वहाँ पर खालापार शहीद चौक पर इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर पब्लिक को जब देखा और उनमें से किसी ने कोई डला फेंक दिया या क्या बात हुई है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी संयम ना बरतते हुए पुलिस को गोली चलाने के आदेश दे दिए। 303 की गोलियाँ जिन्होंने न सिर्फ दीवारों में लंबे लंबे छेद कर दिए थे, उन्होंने उन गोलियों ने जो इलेक्ट्रिक पोल्स उस ज़माने में लोहे के हुआ करते थे, उसको भी वो गोलियां पार कर गई थी। और यहाँ कैजुअलिटीज़ हुई थी, कमोबेश 25 हुई थी। उम्र 93 साल, थकी आंखें, चेहरों पर झुर्रियां,
आज भी वो मंजर याद आता है तो वो सिहर उठते हैं। सलीम 17 साल का था। बूट वालों की गोली चली। सलीम छलनी हो चुका था। नसबंदी चल रही थी। नसबंदी में खत्ता बांधते दिन में ही उन्होंने जो दुकानों से उठा लाए थे, तमाम मोहल्ला इकट्ठा हो गया, नारेबाजी करने लगे। अब ये कलेक्टर वहाँ समझाने गया, उधर ने कहा भाई उन्होंने पीछे से किसी ने डेरा मार दिया, तो आगे इसका शिव जी मूर्ति पे ने आके ऑर्डर दिया जाए गोली चला दो। बस जो भी है, हमारा लड़का भी इधर खड़ा था, इसके भी गोली लगी। इसके ठीक एक दिन बाद तारीख 19 अक्टूबर 1976, मल्लुपुरा, मुजफ्फरनगर। केवल तारीख बदली। नसबंदी के खिलाफ मल्लुपुरा में भी बेताबी थी। अचानक ये बेताबी भी लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। पुलिस ने यहां भी गोलीबारी की। 11 लोग मारे गए। सभी लोग जो हैं वो घबराहट में थे और सरकार के विरोध में थे। सबने नारेबाजी शुरू कर दी और यहाँ पर डीएम तो स्वयं नहीं आए थे, लेकिन जो एसडीएम थे वो गालिबन पवार नाम का कोई एसडीएम था, उसने खाला पार से इधर आकर के और मल्लुपुरा में एंट्री होते ही उसने बगैर किसी वार्निंग के भीड़ को देखकर फौरन गोली का ऑर्डर कर दिया, गोली चलाने का। हसीना का सुहाग उजड़ चुका था। उसका शौहर सिद्दीकी पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। हसीना के 4 बच्चे अनाथ हो गए थे। डर की चादर ओढ़े अपने सपनों को समेटे हसीना खामोश रही। और फिर पता तो लगेगा था कि इंतकाल हो गया उनका भी। और फिर हम गए भी नहीं दिखाए। फिर रात को मिली, अगले दिन मिली लाश। फिर जब ही ले गया तो उठा के थोड़ी देर रख के लाश, फिर ले गया तो उठा के, फिर छोड़ी नहीं थी। वो तारीख आज भी खत्म नहीं हो रही है। वो यादें आज भी आंखों को समंदर बना जाती हैं। वो मंजर आज भी टीस पैदा करता है। वो आंखें आज भी अपनों को ढूंढती है। राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूर बसा हरियाणा के मेवात इलाके में पलवल जिला का उतावाड़ गांव। छह नवंबर 1976 सैकड़ों पुलिस वालों ने गांव को घेर लिया। गांव के मुहाने पर मशीन गने लगाई गई। बालिग और नाबालिग में फर्क किए बगैर सैकड़ों लोग ट्रकों में लादे गए और गाड़ी बढ़ी नजदीक के थाने की ओर। जब 9-10 बज के गांव में कोई सोने को तैयार नहीं था कि डर इतनी बड़ी बुरी बला है। उसके बाद में पुलिस आने शुरू हो गई। भाई सायरन मारती हुई गांव को 74 तरफा से घेर लिया उन्होंने। जो जिसको मैं बतला रहा था वो दरगाह, उस पर उन्होंने मशीन गंजे फिट कर दी और गांव को पूरी तरह से उन्होंने ऐसे दबा लिया जैसे कि रोटी को किसी चीज़ के नीचे दबा लेते। उसके बावजूद सुबह उन्होंने ऐलान करा कि भाई कोई मर्द बच्चा कोई घुसने की दुबकने की कोशिश ना करने, उड़ा दिया जाएगा। कि मर्दों को तो बुला लिया अड्डे पे, जो लेडीज जीन्स थी वो भेज दी गांव में। देखा गांव में दुबका तो ना रखे औरतों ने। कि जो उछटा बिछटा था वो सबको निकाल लेगी। कोई बोंगे में था, कोई बटेवड़े में था, कोई भूस में था। कि इतना बुरा वक्त आया था वो, इतनी बुरी सन 47 में नहीं आई। हमको गाड़ी में चढ़ाया, हतीन ले गए। हतीन में छटनी करी भाई,
इनको कुछ हो को जेल भेजो गुड़गांव। बाकी जितने भी लोग हैं 10 गाड़ी में 5 में मिंडकोला ले जाओ। मिंडकोला पहुँच के सुबह के गिरफ्तार हुए। हमको पानी तक नसीब ना हुआ। जब मैंने कहा ना पानी दे दो, मुँह पी लो, यकीन बता रहा हूँ। हाँ, फिर हमको वहाँ से लेके भैया घने बंदे, वो डॉक्टर बोले घने बंदे हमारे पास इतनों की नसबंदी नहीं होगी। फिर हमारे को नूह ले गए। नूह में जाके हमारा केस कराया। कोई हमें 3-4 बजे फिर छोड़ के गए। गांव के गरीब किसान नसबंदी के लिए तैयार नहीं थे। प्रशासन ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और इस गांव को निशाने पर ले लिया। जब हमारी हवेली की चौखट वकट तोड़ दी, फिर हमने पुलिस पकड़ के ले गई। फिर कोई एक महीना में छूट कर आए हम गुड़गांव में। पहले तो हथीन ले गए, हथीन थाने से, फिर वहाँ लोग मिंडकोला ले गई। मिंडकोला से उनको 9 ले गई। फिर 9 में जा रहे नहीं। क्या किया वहाँ? नसबंदी कर दी। आपने बोला नहीं, मना नहीं किया? बहुत तेरी कही। क्या बोले वो? अब नो कहे ये तो होएगा। यहाँ बस स्टैंड था, यहाँ पे इकट्ठा किया। ये दरगाह है हमारे सामने पहाड़ी में। सबसे पहले इस पे कब्जा किया पुलिस ने, फौज ने, और उनको रात में मारा पीटा, वो हाल किया जो देखा नहीं जाता। फिर सुबह ऐलान किया माइक में, उठावड़ वालों, गांव वालों, कान खोल के सुन लो। अगर किसी ने भागने की कोशिश करी या कुछ और करने की कोशिश करी तो कुत्ते की तरह मौत आएगी तुम्हारे लिए। तो इसलिए इससे ज़्यादा बेहतर तो ये है आप नंगे पैर नंगे सर बस स्टैंड पर आ जाएं। तो गांव फौरन उसी टाइम नंगे सर नंगे पैर बस स्टैंड पे पहुंचा, और पहुंचने के बाद में वहाँ बैठाए रखा। हमारे पिता के यहाँ से पुलिस ले गई पकड़ के। नहीं, इनके साथ में मार पिटाई करी, बढ़िया मार पिटाई करने के बाद में ये 32 दिन में गुड़गांव एक जेल से आया। वहाँ से आकर है नहीं, फिर तारीख पे गया पल्लोल। तारीख पे जाने के बाद में फिर इनको पकड़ा, इनकी नसबंदी करी उस टाइम। तो वो मंजर हम याद करते हैं ना, तो हमारा आज भी दिल पे इतनी ठोस पड़ती है जिसकी कोई हद नहीं। लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। गांव वालों की तकलीफें यहीं खत्म नहीं हुई। कईयों को महीनों जेल में बंद रखा गया। कईयों की जीवन भर की खुशियों पर पानी फिर गया। जितने हमारे गांव में जुल्म हुए इतना और ना हुए कि थी, यही पे पड़ो अजाब। हमारे तो 20-22 आदमी इनको 10 दिन को 11 दिन को रिमांड लिया है। कुछ उनकी नसबंदी करवा दी, कुछ जेल खंदा दिए गुड़गांव में। यही तरकीब से सारे बिस्टा दिए, कुछ ही सुमार मार के उल्टे भगा दिए। यही सो हथीन से। जिसने भी मुखालफत की उसे कुचल दिया गया। जिनकी शादियां नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी की गई। और ये गांव आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की गवाह बन गई। ऐसा नहीं था कि देश के लोग इस दमन को खामोशी से सहन कर रहे थे, बल्कि कई लोग ऐसे थे जो भूमिगत होकर विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे थे। आपातकाल लागू होने के वक्त सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन किसी तरह उनको 26 जून की सुबह 4 बजे ही खबर मिल गई थी। वो वेश बदलकर भूमिगत हो गए। इस बीच स्वामी अपनी पत्नी की बहन कूमी कपूर के यहाँ रुके और सिख की धज में गुजरात पहुंच गए। वहां उन्हें मिले थे एक आरएसएस प्रचारक। नवंबर में दिवाली के टाइम पर माधवराम मुले ने कहा कि तुम गुजरात जाओ, और वहाँ मैंने व्यवस्था किया है। जैसे आप अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में मत उतरो, मणिनगर में उतरो, और एक स्वयं सेवक आएगा, वो पहचान लेगा आपको पहले से उसने विद्यार्थी परिषद में आपका कार्यक्रम किया तो वो जानता है आपको। तो मैं गया तो मणिनगर में उतरा तो कौन देखा, नरेंद्र मोदी प्रचारक था। तो उसने कहा कि हमारे एक मिनिस्टर हैं मकरंद देसाई, वो भी अमेरिका में पढ़े हैं और MIT में जो हार्वर्ड के निकट है,
और उसके घर में आप ठहरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार का वेश बना रखा था। आपातकाल की यादों को प्रधानमंत्री ने आपातकाल में गुजरात नाम की किताब में संजो रखा है। उस दौर में धीरे धीरे ही सही बर्बरता, दमन और अत्याचार से पीड़ित लोग संगठित हो रहे थे। एक संगठन जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके स्वयंसेवक भी लोगों को संगठित करने में अहम भूमिका निभा रहे थे। काली स्याह रात के अंधेरे में से रोशनी की किरण दिखने लगी थी। भोर होने वाली थी। सूरज उस घने अंधेरे को चीरकर बाहर आने लगा था। अब लगने लगा था कि जिस लोकतंत्र को बंधक बनाया हुआ है, वो अब जल्दी ही आजाद होगा। जल्दी ही होगी विजय लोगों की, संवैधानिक मूल्यों की। हर तरफ से आवाजें उठने लगी थी। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल की सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है।